दोस्तों नमस्कार। वह कौन सा गणित है जो विपक्ष की एकता के साथ 2024 में मोदी सत्ता को सत्ता से बाहर कर देगा? वह कौन सी सोशल इंजीनियरिंग है जो विपक्षी एकता के साथ बीजेपी को 2024 में हराने की ताकत रखती है? वह कौन सा हथियार है जो सांप्रदायिकता के खिलाफ विपक्ष एकता के साथ अगर जुड़ गया तो फिर वोटों का ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर नहीं होगा और मोदी सत्ता से बेदखल हो जाएगी? कमोवेश यही सोच आज उस मीटिंग में नजर आई जिसका इंतजार लंबे वक्त से किया जा रहा था। नीतीश कुमार पटना से चलकर दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर यह बैठक हुई। उसमें तेजस्वी यादव की भी मौजूदगी थी और राहुल गांधी को भी बुलाया गया। यानी कांग्रेस के भीतर आने वाले वक्त में विपक्षी एकता को लेकर कोई अलग सोच ना पनप पड़े, इसलिए उनकी मौजूदगी जरूरी थी। तो क्या 2024 की दिशा में बढ़ते विपक्ष के कदम इस मीटिंग के बाद समूचे विपक्ष को एकजुट कर देंगे? यह तो एक सवाल है। असल सवाल तो यह है कि जिस पदयात्रा के जरिए राहुल गांधी केरल में वामपंथियों को निशाने पर ले रहे थे, जब वो तेलंगाना पहुंचे तो उन्होंने चंद्रशेखर राव को निशाने पर लिया और बताया कि बी टीम यह बीजेपी की है। जब मध्य प्रदेश पहुंचे तो निशाने पर ममता बनर्जी आ गई। जब दिल्ली पहुंचे तो निशाने पर उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय दलों की मजबूरियां सामने थी, कांग्रेस की जुबां पर थी और ऐलान था कि लड़ सकता है कोई तो वह कांग्रेस ही है। यानी इस मीटिंग ने पहला संदेश बहुत साफ दिया, कांग्रेस अब एकला चलो के मूड में नहीं है। वो जान चुकी है कि विपक्ष की एकता की जरूरत है। दूसरा संदेश बिहार इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है और नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो एनडीए और यूपीए के बीच का खेल खेल सकते हैं। और बिहार जातीय समीकरणों के आश्रय बीजेपी को अभी तक अपने बूते बिहार में राजनीतिक जमीन बनाने नहीं दिया है। इसीलिए बीजेपी को हमेशा से जरूरत किसी न किसी क्षेत्रीय चेहरे की होती है या फिर सोशल इंजीनियरिंग के लिए गठबंधन की होती है। नीतीश साथ है नहीं, ठीक इसी तरीके से उद्धव ठाकरे भी साथ नहीं है। लेकिन सवाल है कि इस गठबंधन की शुरुआत होगी कैसे और क्या वाकई समूचा विपक्ष एकजुट आकर खड़ा हो जाएगा? जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे सोशल इंजीनियरिंग का, सांप्रदायिकता का या गणित का, इन तीनों के आश्रय 2024 में विपक्ष जीत नहीं सकता है। क्योंकि भारत के राजनीतिक इतिहास के अगर पन्नों को खोलिएगा तो दो ही मुद्दे ऐसे इस देश में रहे जिन्होंने ताकतवर सत्ता को उठाकर फेंक दिया। यानी छत्रपों की लड़ाई, यानी विपक्षी एकता के भीतर जातीय समीकरणों का मिश्रण, या फिर अपने अपने दायरे में अपने अपने मुद्दों के आश्रय 2024 की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। लड़ाई लड़ी जा सकती है विचारधारा के नाम पर और यह विचारधारा लोकतंत्र के साथ खड़ी होनी होगी। लोकतंत्र पर हमला किया जा चुका है। देश में तानाशाही के तौर पर मोदी सत्ता काम कर रही है। कागज में लिखकर मोदी सत्ता को सौंपा 8 राजनीतिक दलों ने, जिसमें कांग्रेस के हस्ताक्षर नहीं थे। तो क्या अब विपक्ष की रणनीति अपने अपने मुद्दों और अपने अपने अस्तित्व को छोड़कर विपक्षी एकता की तरफ बढ़ जाएगी, जहां मुद्दा बड़ा होगा, विचारधारा का होगा, देश के भीतर के संविधान का होगा, लोकतंत्र का होगा? और दूसरी परिस्थिति होती है भ्रष्टाचार की मुद्दे। भ्रष्टाचार के आश्रय जब सत्ता को कटघरे में जनता खड़ा कर देती है तो फिर सत्ता दोबारा रिपीट नहीं होती है, वो हार जाती है। और इतिहास में दो ही ऐसे मौके आए, एक 1977 और दूसरा 1989। यानी एक इंदिरा गांधी का वक्त था, दूसरा राजीव गांधी का वक्त था। और ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश और बिहार ही दो ऐसे राज्य हैं जहां पर सत्ताधारी पार्टी अगर वहां पर जमीन नहीं बचा पाती है तो दिल्ली में उसकी सत्ता नहीं बचती है। एक क्षण के लिए लौट चलिए 1971 और 1977 में और सोचिए बिहार के भीतर कितने कब्जों की कर चुकी थी, कितनी सीटों पर उस वक्त कांग्रेस का कब्जा था
और इंदिरा गांधी जब हारी तो कितनी सीटों पर उसको जीत मिली। बिहार के भीतर 39 सीट और उसके बाद 0 सीट। यह है 1977 में एक भी सीट बिहार में कांग्रेस को नहीं मिली, इंदिरा गांधी हार गई। और जबकि 1971 में 39 सीट कांग्रेस को मिली थी। उत्तर प्रदेश में जब एंट्री होगी तो उत्तर प्रदेश में 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उनके पास 73 सीट उत्तर प्रदेश में उन्होंने जीती थी। और उसके बाद अगर ध्यान दीजिएगा तो वह 15 सीटों पर आकर खड़े हो गए। यानी बिहार और यूपी बड़ा मायने रखता है उस सत्ताधारी के लिए जिसको सत्ता में आना है। इसीलिए इंदिरा गांधी 1977 में 1971 के 352 से गिरकर 154 पर आ गई और राजीव गांधी 414 सीटों से घटकर 197 पर आ गए। तो क्या मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता जो 330 सीटों पर बैठी हुई है, 303 सीट उसकी अपनी सीटें हैं, तो क्या वह 200 के नीचे आ सकती है? सारे समीकरणों को जब टटोलिएगा तो आपके जहन में बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे पहले आएगा। और नीतीश कुमार का पहला काम यही है कि वह बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी समझौता करा दें, समझौता कर पाए, जो शायद बहुत मुश्किल है। क्योंकि पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और मायावती यानी अखिलेश और मायावती एक साथ आए थे। 15 सीटें दोनों को मिल गई थी, 62 सीट बीजेपी जीत गई थी। लेकिन इन 15 सीटों के बाद दोनों के भीतर तनातनी इस बात को लेकर हो गई क्योंकि अखिलेश ने कहा बीएसपी का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ समाजवादी पार्टी के भीतर में, और 5 सीट समाजवादी पार्टी जीती, 10 सीट बीएसपी जीती। तो क्या इस वक्त नीतीश कुमार जब समूचे विपक्ष को लाने की दिशा में दिल्ली तक आए हैं तो क्या उत्तर प्रदेश में वह बीएसपी और समाजवादी पार्टी को एक साथ लेकर आएंगे? यह सवाल इन 2 राज्यों भर का नहीं है बल्कि समूचे देश को प्रभावित करने वाले फैसले को लेकर है। हमें लगता है आज शुरुआत में यह 2 राज्य और तीसरा राज्य है महाराष्ट्र, जहां की 48 सीटें। यानी इन तीनों राज्यों को अगर आप मिला दीजिएगा तो 168 सीटें बनती हैं। और कल्पना कीजिए कि इस 168 सीटों में से बीजेपी ने 104 सीटें जीती हैं। और यही 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर गठबंधन का मेल कराना मुश्किल है। गठबंधन हो जाए तो सीटों का वितरण कैसे हो यह भी मुश्किल है। और आने वाले वक्त में वह तमाम धाराएं जो छत्रपों के हिसाब से चलती है उसको कौन अपनी पार्टी तले राष्ट्रीय धारा के तहत और विचारधारा की लड़ाई लड़ते हुए 2024 के चुनावी मैदान में कूदेगा। हमें लगता है एक सिलसिलेवार तरीके से चीजों को आज परखा जाए। शुरुआत में बिहार और यूपी का जिक्र करते हैं क्योंकि बीएसपी एसपी साथ अभी नहीं आएंगे, दोनों लगभग ऐलान कर चुके हैं। और जातीय समीकरण राजनीति के लिहाज से नहीं, समाज के लिहाज से भी चलते हैं। दलितों के भीतर यादवों को लेकर जो सवाल है वो सवाल का जवाब कांग्रेस बीच में खड़े होकर दे सकती है। लेकिन कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी और उत्तर प्रदेश का सच क्या है और बिहार के भीतर क्या सच है, कौन सा फार्मूला काम करेगा? बिहार के भीतर एक सहमति इसलिए है क्योंकि वहां पर आरजेडी के पास एक भी सीट नहीं है। बिहार की 40 सीटों में बीजेपी 17 सीटों पर जीती। बीजेपी के साथ 2019 में नीतीश कुमार खड़े थे तो 16 सीट उनको मिल गई। लोक जनशक्ति पार्टी उस समय रामविलास पासवान जिंदा थे तो 6 सीट उनको मिल गई। यानी 39 सीट सीधे सीधे 40 में से इन्हीं के पास चली गई और 1 सीट कांग्रेस के पास आई। इसके दूसरे हिस्से में आइए उत्तर प्रदेश में तो 80 में से 62 सीट बीजेपी ने जीती, 2 सीट अपना दल ने जीती, 5 सीट समाजवादी पार्टी, 10 सीट बीएसपी और कांग्रेस ने 1 सीट जीती। बात इससे भी साफ नहीं हो रही है कि 120 सीटों के भीतर का संकट दरअसल जिस लिहाज से चल रहा है उसमें एक सवाल यह भी है क्या वाकई यहां गठबंधन संभव है। अब इसके उस हिस्से में आइए जहां सबसे बड़ी मुश्किल यह है कौन कितनी सीटों को दूसरों को दे देगा या कितना परसेंटेज ऑफ वोट किसके साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2019 में लगभग 50% वोट मिले।
अपना दल को तकरीबन 1.5% वोट मिले, यानी 51.5% वोट वहीं के वहीं है। अगर गठबंधन नहीं हो रहा है कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, या इन दोनों का गठबंधन हो गया था, तब इन दोनों को जो मिले थे वह तकरीबन 39% वोट थे। इसमें बीएसपी थी, समाजवादी पार्टी थी और आरएलडी थी। कांग्रेस को 6.41% वोट मिले थे। दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग 45.5% वोट, दूसरी तरफ लगभग 51.5% वोट। यहीं से एक दूसरी परिस्थिति शुरू होती है जो बिहार की दिशा में जाती है। बिहार के भीतर में बीएसपी नहीं है। बिहार के भीतर में बीएसपी के नाम पर दलित संगठनों से जुड़े दूसरे छोटे छोटे दल जरूर हैं, जिनकी अपनी महत्ता है और जिनको साथ लेकर बीजेपी चलना चाहती है। लेकिन जब गठबंधन का जिक्र नीतीश कुमार कर रहे हैं और सबको एक साथ लाने का जिम्मा लेने को तैयार हैं, तो क्या सभी एक साथ आएंगे? जरा एक क्षण के लिए बिहार का अध्ययन कर लीजिए। बीजेपी को लगभग 23.5% वोट मिले थे। उस समय जनता दल यूनाइटेड उनके साथ थी तो लगभग 22% वोट मिले थे। लोक जनशक्ति पार्टी भी साथ थी तो लगभग 8% वोट मिले थे, यानी लगभग 53-54% वोट बीजेपी गठबंधन को मिले थे। इस वक्त जनता दल यूनाइटेड वहां से खिसक चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी दो हिस्सों में बंट चुकी है, बेटा अलग है, चचा अलग है। और इन सब के बीच आरजेडी 0 सीट थी, लेकिन लगभग 15.5% वोट मिले थे। कांग्रेस 7.5% थी, 1 ही सीट मिली थी। लेफ्ट के पास एक भी सीट नहीं, लगभग 2.5% वोट। मैसेज क्या है? बिहार में उस गठबंधन में जिसमें नीतीश साथ थे 53% वोट और दूसरी तरफ 30% वोट। क्या वोट का ट्रांसफर ऐसे ही होता है? व्यक्ति खिसक गया, नए समीकरण में आ गया, उसके उतने ही परसेंटेज होंगे? जी नहीं। हम इन तीसरे राज्य को भी इसमें पहले जोड़ लेना चाहते हैं, महाराष्ट्र को भी, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना भी टूट कर निकली और शिवसेना के भी 2 हिस्से हो गए। उसके लिए सेंध लगाने की जरूरत बीजेपी के लिए इसलिए जरूरी थी क्योंकि शिवसेना और बीजेपी उस पूरे हिंदू वोट बैंक को घेर लेती है और तमाम समीकरणों में मराठा समूह को भी घेर लेती है, जिस पर एक वक्त शरद पवार की चलती थी। उसमें सेंध दोनों ने मिलकर लगाई थी। इसीलिए बीजेपी को 23 सीट मिलती है 25 कैंडिडेट में से, शिवसेना को 18 सीट मिलती है 23 कैंडिडेट के जरिए, एनसीपी को 4 सीटें मिलती हैं, कांग्रेस को 1 सीट मिलती है, एआईएम को 1 सीट मिलती है। यह परिस्थिति क्या बतलाती है? 3 इफेक्ट सामने निकल कर आते हैं कि अगर इन तीनों राज्य के भीतर बीजेपी 104 सीट पर रही तो 40 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और शिवसेना रही, तो क्या ये 40 सीटें शिफ्ट हो जाएंगी एक झटके में और वह सीटें उसी रूप में रहेंगी? जी नहीं। बिहार के भीतर जातीय समीकरण के लिहाज से अगर बीजेपी अपने बूते लड़ती है तो हो सकता है वो सिंगल डिजिट में भी नहीं पहुंचे। और अगर शिवसेना के साथ महाराष्ट्र के भीतर वोट बैंक उसी तरीके से रहता है जो विभाजन से पहले था, या उसके प्रति सहानुभूति आती है, तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी के सामने मुश्किल खड़ी होगी। महाराष्ट्र और बिहार को आप गठबंधन के आसरे साध सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को कैसे साधेंगे? और उत्तर प्रदेश को जब साधने का सवाल आएगा तो उसमें मायावती भर का सवाल नहीं है, उसमें समाजवादी पार्टी का भी सवाल है और अगला सवाल है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। और इस दृष्टि से अगर देखना शुरू करें, जो हम आपको बार बार जिक्र क्यों कह रहे थे, बीजेपी ने बिहार और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र पर कब्जा किया तो 100 से ज्यादा सीट इन्हीं 3 राज्यों में आ गई। और इन 3 राज्यों में अगर डगमगाएंगे तो 100 सीट के लगभग नीचे कम भी हो सकती है। लेकिन सवाल फिर वही, वह कौन सी विचारधारा है, वो कौन सी सोशल इंजीनियरिंग है, वो कौन सा हथियार है सांप्रदायिकता को लेकर? क्योंकि जिस बात का जिक्र हम इंदिरा से कर रहे थे उस समय आपातकाल लगा था, इसीलिए वह 39 सीट बिहार में 0 पर आ जाती हैं और जहां पर उत्तर प्रदेश के भीतर 73 0 पर आ जाती हैं। राजीव गांधी बोफोर्स कांड था, उत्तर प्रदेश के भीतर वह एक झटके में घटकर 4 सीट पर आ जाते हैं, 48 से 4 पर आ जाते हैं। और बिहार के भीतर और उत्तर प्रदेश के भीतर एक झटके में 83 से 15 सीट पर आ जाते हैं। यह मैसेज है
जब आप एकजुटता के साथ एक ऐसी विचारधारा या ऐसे मुद्दों को लेकर खड़े हो जाएं जिसके कटघरे में सत्ता नजर आए और जनता भी मान ले कि हां ये ठीक, यह मुद्दा तो है, तब बात बनेगी। अब इसके आगे की परिस्थिति जो सबसे मुश्किल सवाल को खड़ा करती है, उसमें एक साथ कई सवाल हैं। मसलन महाराष्ट्र के भीतर जितनी जितनी सीटों पर जिन्होंने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया, उसमें से कौन अपने कैंडिडेट को छोड़ेगा अगर गठबंधन बन रहा है तो? कांग्रेस 25 सीटों पर लड़ी, एनसीपी 19 सीटों पर लड़ी, शिवसेना 23 सीटों पर मिली। तीनों निपटाइएगा, तीनों मिलाइएगा तो 67 सीट हो जाती है। कुल सीट है 48। कौन अपनी सीट छोड़ेगा? पहला सवाल। उत्तर प्रदेश के भीतर बीएसपी 38 सीटों पर लड़ती है, समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर लड़ती है, आरएलडी 3 सीटों पर लड़ती है, कांग्रेस 67 सीटों पर लड़ती है। कुल मिला के 145 सीटों पर इनके उम्मीदवार। कौन ज्यादा सीटों को देने वाला है? क्योंकि सीट तो 80 ही है और उम्मीदवार 167 थे पिछले चुनाव में इस गठबंधन को अगर हम मानकर चल रहे हैं। बिहार के भीतर आइए, जनता दल यूनाइटेड 17 सीटों पर लड़ती है, आरजेडी 19 सीटों पर लड़ती है, कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ती है, आरएलएसपी 5 सीटों पर, एचएएम 3 सीटों पर, वीआईपी 3 सीटों पर। सभी मिलाइएगा तो यह लगभग, और इसमें लेफ्ट के भी 6 सीट डाल दीजिए जो सीपीआई एमएल, सीपीआई और सीपीएम है। हम इसमें एसयूसीआई और फॉरवर्ड ब्लॉक को नहीं ले रहे हैं। तो कुल मिला के 62 कैंडिडेट, सीटें हैं 40। कौन 22 सीटों पर कौन कौन छोड़ने वाला है? यहां से सवाल उस कांग्रेस का शुरू होता है जिस कांग्रेस को लेकर अभी तक यह बात थी कि वह अकेले चलना चाहती है, सबसे बड़े पार्टी के तौर पर रखना चाहती है खुद को। पहली बार वह झुकी और उसने कहा गठबंधन में जो आना चाहे तो आ सकता है। कांग्रेस के साथ 4 मुद्दे हैं, सबसे बड़े मुद्दे। पहला मुद्दा तो यह समझिए कि कांग्रेस 421 सीटों पर 2019 में चुनाव लड़ी थी, जीती सिर्फ उसने 52 सीट, दूसरे नंबर पर रही 210 पर। जमानत जब्त हो गई 148 सीटों पर। आप कहेंगे 148 सीट जहां जमानत जब्त हो गई, दे दीजिए ना, यानी 273 सीट पर ही लड़िए और 148 सीट जमानत वाली दे दीजिए। बाकी सीटों पर लड़ लीजिए जहां आप पहले नंबर और दूसरे नंबर पर आए थे। दूसरा पेच इसके बाद खड़ा होता है। कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से 192 सीट पर था। उसमें बीजेपी 176 सीट जीत जाती है और 16 सीट पर सिर्फ कांग्रेस को जीत मिलती है। यानी जहां छत्रप नहीं, विपक्ष नहीं, आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी, वहां बहुत बड़ी हार कांग्रेस को मिलती है। और जहां पर कांग्रेस गैर बीजेपी दलों से टकराती है, यानी मौजूदा वक्त में जो गठबंधन में नहीं है और कल को गठबंधन में हो जाएंगे, वो 80 सीटों पर सीधा मुकाबला होता है। उसमें से 44 पे कांग्रेस हार जाती है, 36 पे जीत जाती है। अब जो 44 हारे हुए छत्रप हैं, जो विपक्ष के तौर पर हैं, वो क्या अपनी सीट किसको देंगे? और जब वो और कांग्रेस आमने सामने है, वहां समझौता कैसे निकलेगा? क्योंकि इन 80 सीटों पर बीजेपी कहीं नहीं है। तीसरी स्थिति, कांग्रेस जहां जीती 52 सीटों पर, उसमें 17 सीट में उसने उसी विपक्ष को हराया जिस विपक्ष को अब 7 लेने की दिशा में वो बढ़ रही है। 13 सीट पर लेफ्ट को हराया, 3 सीटों पर टीआरएस को हराया तेलंगाना में, 1 सीट पर जेडीयू को हराया बिहार के भीतर में। इन 17 सीटों पर क्या होगा जहां पर उसने छत्रपों को हराया? और छत्रप अब उन सीटों का क्या करेंगे? वो तो दूसरे नंबर पर थे। चौथा ऑप्शन आता है कि जहां वो दूसरे नंबर पर रही 210 सीटों पर, उसके भीतर जाइएगा तो उसमें जीता कौन? उसमें 8 सीट पर टीआरएस जीत गई, 7 सीट पर शिवसेना जीत गई, 5 सीट पर जनता दल यूनाइटेड जीत गई, यानी 20 सीटों पर विपक्ष को जीत मिली। यानी पहला सवाल, आप जहां जीते और जहां दूसरे नंबर पर रहे और जहां जमानत जब्त हुई, उसके आगे की सोचनी है इस दौर में, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो गठबंधन में दूसरे दल आकर खड़े होंगे, वह भी अपनी राजनीतिक जमीन को बचाना चाहेंगे। तो क्या यह सफल हो पाएगा? अब यहां पर एक चीज और जाननी चाहिए। जब हम दूसरों का जिक्र कर रहे हैं तो यहां बीजेपी का जिक्र होना चाहिए। बीजेपी 437 सीटों पर लड़ी थी, 437 में से 303 पर जीत गई। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। तो आप जानते हैं
कांग्रेस के खिलाफ 192 सीटों पर लड़ी, 176 जीती, 16 पर हार गई। लेकिन गैर कांग्रेसी दल यानी जो अभी विपक्ष में खड़े हुए हैं और जो कल को गठबंधन में साथ आएंगे, 245 सीटों पर मुकाबला था बीजेपी और बाकी विपक्ष का। वहां पर बीजेपी 137 सीटों पर जीतती है लेकिन 108 सीटों पर हारती है। जिन सीटों पर हारती है उसमें 50 में तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो क्या जिन 137 सीटों पर हारी बीजेपी, वहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को खड़ा नहीं करेगी? यह भी मैसेज आएगा। और यह भी मैसेज आएगा जहां पर कांग्रेस को विपक्ष ने हराया, जहां विपक्ष को कांग्रेस ने हराया, थोड़ी देर के लिए बीजेपी को छोड़ दीजिए। इन तीन डायमेंशंस को पकड़ने की जरूरत सीटों के समीकरण के आश्रय होगी या विचारधारा के आश्रय होगी। क्योंकि कांग्रेस यह मानकर चल रही है कि उसके पास जो विचारधारा है, उसी विचारधारा के आश्रय मोदी सत्ता को धराशायी किया जा सकता है। अन्यथा अगर आप ओबीसी वोट बैंक में फंस जाएं, दलित वोट बैंक में फंस जाएं, मुस्लिम वोट बैंक में फंस के रह जाएं और ओबीसी के भीतर भी अन्य जातियों में देखना शुरू कर दें तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो क्या इसे साध पाना आसान काम होगा? यह सवाल अब इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर एक क्षण के लिए उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। उत्तर प्रदेश का अपना राजनीतिक इतिहास बताता है कि मंडल कमंडल के बाद से कांग्रेस राज्य में नहीं, गायब हो गई लोकसभा में भी। इसीलिए वो सत्ता में आना उसके लिए मुश्किल होता चला गया। और उत्तर प्रदेश का सच यह है कि मंडल के तुरंत बाद जो 1989 में मंडल खेला गया था, जनता दल ने 54 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 15। उसके बाद जब कमंडल शुरू हुआ तो बीजेपी ने 51 सीटें जीती। 96 में जब अयोध्या कांड हो गया यानी बाबरी मस्जिद विध्वंस इस देश ने देख लिया तो 52 सीटें बीजेपी ने जीती। 98 में अटल बिहारी वाजपेयी 57 सीट जीती। लेकिन 1999 में वह कम हुए और वह 29 सीटों पर आ गए क्योंकि उसके बाद करगिल का दौर था। और करगिल के बाद में उत्तर प्रदेश के भीतर में 29 सीटें सबसे ज्यादा बीजेपी ने जीती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी 26 सीट थी, बीएसपी 14 सीट थी, कांग्रेस 10 सीट थी। और 2004 और 2009 अगर इसको परखना शुरू कीजिएगा तो यह स्थिति बीजेपी यहां से गायब हो गई क्योंकि 2004 में बीजेपी को सिर्फ 10 सीट मिलती है और 2009 में भी 10 सीट ही मिलती है। और यहां पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का खेल बड़ा होता है, उसमें खास तौर से समाजवादी पार्टी और बीएसपी का। लेकिन 2014 में दोबारा वो चक्का घूमता है और नई परिस्थिति में लाकर खड़ा करता है जब 71 सीट बीजेपी जीत जाती है और मौजूदा वक्त में उसने 2019 में 62 सीटें जीती। तीन संदेश बहुत साफ है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इन तीनों को अगर गठबंधन ने साध लिया और सीट बाय सीट अगर कैलकुलेशन कर ली तो जो 168 सीटों में से 104 सीट बीजेपी जीती है, तो जिस गठबंधन और मंत्र का जिक्र हो रहा है कि विपक्ष को वो मंत्र मिल गया, यही वो जगह है और यहीं पर वो नेता हैं। यहां पर तेजस्वी यादव हैं, यहां पे नीतीश कुमार हैं, यहां पे अखिलेश यादव हैं, यहां पे मायावती है, यहां पे शरद पवार है, यहां पे उद्धव ठाकरे हैं। हर कोई तो इसी जगह पर है क्योंकि इसके एट पार जाने में आपको ममता बनर्जी मिलेगी। वहां पर आप समझौता उनकी सीटों को लेकर नहीं कर सकते हैं। ठीक यही स्थिति दूसरे राज्य में भी है, उड़ीसा के भीतर भी है, लेकिन उड़ीसा तो कहीं ना कहीं एनडीए के साथ खड़ा है। लेकिन ध्यान दीजिए, यही स्थिति चंद्रशेखर राव तेलंगाना के भीतर भी आएगी। वह भी अपनी सीट देना नहीं चाहेंगे। तो जाहिर तौर पर लड़ाई लड़नी है तो इन तीन राज्यों में सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी है और धारा और विचारधारा, सोशल इंजीनियरिंग और सांप्रदायिकता के पाठ के आगे की परिस्थिति में खुद को लाकर खड़ा करना है। लेकिन फिर वही सवाल आपके जहन में आएगा, क्या वाकई ऐसी स्थिति बन सकती है? कांग्रेस तो देश भर में बिखरी हुई है, उसके पास लगभग 20% वोट है, लेकिन सीट तो सिर्फ 52 है। दूसरी तरफ डीएमके महाराज 2.5% सिर्फ वोट है, लेकिन 24 सीटें हैं। टीआरएस 9 सीट है, 1.5% नहीं 1.25% उसके पास वोट है। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी सिर्फ 4% वोट है, लेकिन सीट 22% है। इस समीकरण को कौन कैसे साधेगा? संदेश इसलिए बड़ा है जब जिक्र इस बात का हो रहा है कि डेमोक्रेसी और करप्शन,
अडानी के जरिए कह लीजिए अलग अलग मुद्दों के आश्रय मौजूदा वक्त में करप्शन के दायरे में मोदी सत्ता को खड़ा किया जा सकता है। संसद के भीतर यह नजर आया, एकजुटता के साथ खड़ा किया जा सकता है। लेकिन आज की परिस्थिति देखिए, मोदी सत्ता यानी प्रधानमंत्री मोदी जिस वक्त दिल्ली में यह बैठक चल रही थी, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जब तेजस्वी यादव थे, नीतीश कुमार थे, राहुल गांधी थे, उस वक्त गहलोत साथ में खड़े थे। वहां पर वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन में दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी थे और प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में दो बातों का जिक्र कर रहे थे। एक तरफ गहलोत को सहला रहे थे, आप इतने मुश्किल हालात में भी इस कार्यक्रम में आए, बधाई, क्योंकि वो जानते हैं ममता बनर्जी उनके कार्यक्रम में आना पसंद नहीं करती है, चंद्रशेखर राव आते नहीं हैं, बिहार के भीतर तनातनी चलती है, लेकिन गहलोत आए। दूसरा सवाल, जब करप्शन का जिक्र होता है और अडानी और मोदी का जिक्र हो रहा था, उस वक्त जो चर्चा के भीतर यह सवाल आया कि पार्लियामेंट के भीतर इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट हो गया, तो क्यों नहीं हो सकता है उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार के दायरे में रेल विभाग में हुए करप्शन और जमीन के बदले नौकरी वाले मसले को उठा रहे थे, जिसकी पूछताछ तेजस्वी से दिल्ली में ईडी कर रही है और दोनों का वक्त एक ही था। तो करप्शन के दायरे में विपक्ष को ही खड़ा करने की कोशिश मोदी सत्ता की है। लोकतंत्र की परिस्थितियां इस देश में नाजुक हो चली है, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसकी गूंज कांग्रेस ने करवा दी, विपक्ष गूंज करा रहा है और पार्लियामेंट के भीतर जो कुछ हुआ यह पूरी दुनिया देख रही है। सवाल सिर्फ आखिर में एक ही है, जो गठबंधन के नेता सोचते हैं उनके अपने राजनीतिक सरोकार जनता के साथ है या नहीं है। अगर नहीं है तो बंद कमरों की यह बैठक बंद कमरों में ही सिमट जाएगी, और अगर सरोकार हैं तो विपक्ष मायने नहीं रखेगा, जनता इस देश में खड़ी हो जाएगी। सियासत कौन साधे कैसे साधे, फिलहाल यह विपक्ष के पाले में गेंद डाल देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।